क्रूड का दिखाइए और एक S&P 500 का दिखाइए। चार्टिस्ट जी हमारे हैं, ये चार्ट ये दिखा रहे हैं कि आप एकदम हाईस पे गया। एक देखिए भाव के खिलाड़ी की हम लोग यहाँ बात करते हैं, एक भाव खिलाड़ी है वेल्स फार्गो। भाव खिलाड़ी अनुराग जी सुनिएगा, उन्होंने 4250 का टारगेट रखा था S&P का, जब वो करीब 1000 पॉइंट से बीट हो गए तो उन्होंने सीधे बढ़ा के 5500 कर दिया। तो उधर भी भाव खिलाड़ी बहुत सारे हैं। मेरा पॉइंट ये है, सरवेन जी बताओ ये क्या चल क्या रहा है भाई S&P 500 में, क्यों नहीं गिर रहा है ये? जी देखिए नीरज जी, एप्पल्स को एप्पल से कंपेयर करेंगे चार्ट्स पे। आज मैंने वही कोशिश की है कि भाई कोशिश करें कि कंपेयर एप्पल्स विद एप्पल्स एंड ऑरेंजेस के साथ नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको बड़े बड़े जो पड़ाव रहे हैं बाजार के उन पे ध्यान रखना पड़ेगा, जो है कि 2008 का टॉप, 2001 का टॉप, 2008 का लो, और उसके बाद जो सब्सिक्वेंट हाईज बने 17-18 के जो हाईज बने बाजार में कोविड के बाद, कोविड वाला लो और उसके बाद कोविड के हाईज। तो जब उन सारी ट्रेंड लाइंस को हम जोड़ते हैं, पहले हम हाईज की ट्रेंड लाइन को जब हम लेते हैं S&P में और हम देखते हैं कि भाई 2008 में क्या हुआ था और 2000 में क्या हुआ था, तो दो इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन S&P के लिए आ रही हैं, जो कि कोविड हाई से, कोविड के लो के बाद वाला जो हाई है 2021 वाला, जहां से यूक्रेन वॉर चालू हुआ था, उन हाईज को अगर हम जोड़ते हैं तो S&P का टारगेट रह गया है। ये जो ट्रेंड लाइन हमने बनाई है अभी, जो डार्क रेड है, एक हल्की रेड है और जो डार्क रेड बोल्ड रेड है, वो ट्रेंड लाइन की मैं बात कर रहा हूँ। उस ट्रेंड लाइन में तकरीबन 200 पॉइंट अभी बाकी है। 5400 5450 का जगह S&P में है, जो कि निफ्टी, बैंक निफ्टी या बहुत सारे अदर इंडाइसेस में ये ट्रेंड लाइन पहुंची जा चुकी है, कुछ में ब्रेकआउट भी हो गया है। तो मैं इस ट्रेंड लाइन के थ्रू अब सारे चार्ट साथ के कंपेयर करूंगा, दर्शकों के लिए सिंपल रखने की कोशिश करूंगा, और समझ के चलिए दायरा यहाँ 16 साल का है। अब आप इसको इंट्राडे चार्ट और डेली चार्ट पे बैठने लगेंगे और बोलेंगे कि कॉल सही जा रहा है, गलत जा रहा है, इन्होंने ये बोला था, उन्होंने वो बोला था, तो मजा नहीं आएगा। क्योंकि हमने जनवरी में ये ट्रेंड लाइन दिखाई थी, अभी तक निफ्टी की 4 महीने से ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं हुआ है, बिकॉज ट्रेंड लाइन थोड़ी सी अपवर्ड स्लोपिंग है S&P के लिए भी, निफ्टी के लिए भी, बैंक निफ्टी के लिए भी। तो ये हर वाली महीने 30-40 पॉइंट ऐड कर रही है। तो मैंने लास्ट शो में मंडे वाले में ये बोला भी था कि भाई जो नहीं, करंट मैं स्तर कह रहा है हूँ वो सरविंद, अगर नीली वाली लाइन को माने तो वही मैं कह रहा हूँ, रिस्क टू रिवॉर्ड। अब रिस्क की लाइन के आसपास आप पहुंच गए, जब तक ब्रेकआउट नहीं होगा, नए समीकरण, नए रिस्क रिवॉर्ड नहीं खुलेंगे, हाँ। तब तक अगर यहाँ पे कोई एक्सीडेंट या दुर्घटना या नेगेटिव सरप्राइज या कुछ भी आया अब एक तो मिनट रुको, ये वाला टेकन। अभी जरा क्रूड का दिखाओ मेरे को, जी नहीं, तो मैं $90 ये कह पे। रहा था हाँ, अब ये जो ब्रेंट पे आइए, आप ब्रेंट पे जी, बताइए। तो ब्रेंट, हमने जब लास्ट शो में इसको लगाया था ब्रेंट के चार्ट को, तो हमने यही बोला था कि इस ब्लू और रेड लाइन के दायरों में रहेगा, जिस दिन ब्रेकआउट हो जाएगा ऊपर के टारगेट आएंगे। क्योंकि ब्लू लाइन पे इतने बढ़िया सपोर्ट्स लिए हैं लास्ट 2.5-3 सालों में, थॉट यही था कि अब ये ब्रेकआउट ऊपर का ही आएगा यहाँ पे। तो क्रूड क्योंकि नीचे में सपोर्ट अच्छे ले रहा था, तो आइडिया था कि ब्रेकआउट ऊपर आएगा, और ब्रेंट में अब वो ब्रेकआउट मंथली चार्ट्स में लास्ट मंथ में आ चुका है। तो वो आप देखेंगे कि रेड लाइन के ऊपर अब ये ट्रेड हो रहा है। और हमने पिछले शो में भी यही बोला था अड्डा में कि भाई ये ब्रेंट 100 के प्लस भी गया ना, हमको सरप्राइज नहीं होगा, जब ब्रेंट तकरीबन 75 चलता था और WTI 70 के आसपास चलता था। तो मुझे बिल्कुल सरप्राइज नहीं होगा कि क्रूड 100 के प्लस जाएगा। तो कमोडिटीज जो लैग कर रही थी इक्विटीज को, जो 2-3-6 महीने से लैग करती हैं शॉर्ट टर्म में और 1.5-2 साल से लैग करती हैं लॉन्ग टर्म में, कमोडिटीज आर लैगिंग। तो कमोडिटीज के टॉप अभी बाकी हैं, कमोडिटीज के अब ब्रेकआउट हो रहे हैं। जब इक्विटीज अपने टारगेट पूरे कर रहे हैं रिस्क लाइन के ऊपर, रेड लाइन जब कंप्लीट हो रही है, तब जाके इक्विटीज की, यहाँ पे कमोडिटीज में आपको गोल्ड और ओके, क्रूड में ब्रेकआउट दिख रहे हैं। तो ठीक। ये ब्रेकआउट चलेंगे और इक्विटीज में प्रेशर रह सकता है जब तक वो रेड लाइन का ब्रेकआउट नहीं होगा S&P में। अब आपको समझ में आया कि मार्केट में इतनी तेजी क्यों है? नहीं समझ में आया? क्या बात कर रहे अपना व्यू वो मैं शेयर अब आप बताओ। नहीं, आपने जो पहला सवाल पूछा बहुत अच्छा सवाल है। अभी सभी पूछ रहे हैं कि भाई ये सारी चीज़ें ऊपर जा रही हैं, तो क्या सारी चीज़ें फिर रिवर्सल में नीचे भी चली जाएंगी? तो कितना खतरा है, ये हो क्या रहा है? तो मुझे लगता है ये एक काफ़ी बड़ा सेगमेंट है ग्लोबल इन्वेस्टर्स का, जिन्होंने रैलीज मिस कर दी स्टॉक मार्केट्स में। S&P में काफ़ी लोग बियरिश थे, नेगेटिव थे, लोअर टारगेट थे, और वो बहुत दिन से पैसा लेके बैठे हैं पर डिप्लॉय नहीं कर पा रहे हैं। और कमोडिटीज़ जो है, हमने शार्प स्पाइक देखा है अभी। आप देखिए गोल्ड का प्राइस 1800 से 2400 पे आ गया और रुक नहीं रहा है वहाँ पे भी। दूसरी तरफ कॉपर, मेटल, ऑयल और बिटकॉइन जैसी चीज़ें। अब ये जो हैं ये कंजम्पशन बेस्ड कमोडिटीज़ हैं कि आइडियल वर्ल्ड में ये हुआ कि जितना मैं कंज्यूम कर रहा हूँ उतनी डिमांड है और सप्लाई एक तरफ है। पर डिमांड उसके ऊपर तब बढ़ती है जब एक फाइनेंशियल स्पेकुलेटिव डिमांड भी आ जाती है। और अब हम उस जोन में हैं जहाँ पे एक स्पेकुलेटिव फाइनेंशियल डिमांड ऑन टॉप ऑफ रियल डिमांड आ गई है। जैसे रियल एस्टेट का एग्जांपल देख लें
जब तक डिमांड और सप्लाई मैच्ड है, एक्चुअल यूजर खरीद रहा है, तब तक ठीक है। उसमें फ्रॉड कब आता है? जब स्पेकुलेटर्स आ जाते हैं जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए रियल एस्टेट ले रहे हैं कि 100 का लूंगा 200 में निकाल दूंगा, क्योंकि तेजी का मार्केट है, बढ़ ही रहा है, भाव बढ़ रहे हैं। तो गोल्ड में और ये जो बाकी सारे एसेट क्लासेस हैं, और दूसरी तरफ इक्विटी अपनी तरफ चल रहा है, क्योंकि इक्विटी में पैसा अभी भी आ रहा है। तो एक मार्केट, ग्लोबल मार्केट जिसमें लिक्विडिटी अभी भी बहुत सफिशिएंट है, वो तो क्लियर है कि लिक्विडिटी है मार्केट में, वो कम नहीं हो रही है। आप इंटरेस्ट रेट चाहे 6 महीने बाद गिरें, साल भर बाद गिरें, उससे मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि सप्लाइड है मार्केट में लिक्विडिटी। दूसरा, एक फियर ऑफ मिसिंग आउट है कि भाई हम कितने समय तक बेयरिश व्यू बना के बैठे रहेंगे। अगर आप फंड मैनेजर हैं तो आपका जो इन्वेस्टर है वो कहेगा कि भाई आप निकलिए, किसी और को देते हैं जो रिटर्न बना रहा है, या फिर आप थोड़ा एग्रेसिव कॉल लीजिए। तो एक फाइनेंशियल स्पेकुलेटिव पैसा आ रहा है इन सारी एसेट क्लासेस में, वो कॉज ऑफ वरी है, क्योंकि जब ये होता है तो ये सारे एसेट क्लासेस किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। हमने पहले भी देखा है, मतलब एक्सॉर्बिटेंट लेवल्स पे भी जा सकते हैं। तो कहना कि कहाँ तक जाएंगे, क्या इसका फेयर लेवल है, बहुत मुश्किल है। पर क्लियरली ये अर्ली स्टेज है ट्रेंड का, मुझे नहीं लगता कि इमीडिएटली ये रिवर्स हो जाएगा। मुझे ये बताइए कि जब सारी दुनिया में लोग ये चिल्ला रहे थे कि भाई बहुत महंगी ब्याज दरें, काटो काटो, यूएस में सबसे ज़्यादा शोर मचा रहे थे वहाँ पे, तो जब इतना पैसा है, इतनी लिक्विडिटी है, किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा है ब्याज दरों का, तो फिर वो थ्योरी बेकार हो गई ना। फेड का किसी को क्यों इंतजार करना चाहिए? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि ये एक रेड हेरिंग है। अभी भी लोग जो ज़्यादा फेड को देखते रहते हैं कि फेड का ग्लाइड पाथ क्या है, वो पिछले 2 सालों से एकदम देख ही रहे खाली। फेल्ड हैं। मतलब उन्होंने जिसने भी, आप 2 साल के एग्जांपल देख लीजिए, जिसने भी एक इन्वेस्टमेंट थ्योरी, पोर्टफोलियो, एसेट एलोकेशन बनाया फेड के ये प्रेडिक्ट करके कि फेड क्या करेगा, वो रह गया साइड पे फिर, क्योंकि सबको दिखा कि ये तो रेट बढ़ेगा, तो रेट बढ़ेगा मतलब मार्केट गिरेगा। कुछ नहीं हुआ ऐसा, क्योंकि लिक्विडिटी है सिस्टम में, एब्जॉर्ब हो रही है। और दूसरी तरह अब ये कोई कहे कि अब फेड रेट काटेगा तभी मार्केट बढ़ेगा, वो भी गलत है। यही तो प्रॉब्लम है। तो वो जो कॉज और इफेक्ट है, मेरे हिसाब से वही, वो गलत चीज देख रहे हैं लोग, मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। वो फेड का ग्लाइड पाथ है, वो इंटरेस्ट रेट मैनेज कर रहा है, ग्रोथ मैनेज कर रहा है, इन्फ्लेशन मैनेज कर रहा है, उसको रहने दीजिए। जो एसेट क्लास हैं वो चल रही है इक्विटी, स्पेशली अर्निंग्स पावर पे। तो अगर जहां तक इन्वेस्टर्स को दिख रहा है, अब मैं इंडिया की बात करूं, क्लियर ग्रोथ है, 1150 रुपए का निफ्टी ईपीएस का टारगेट है 25 का। हाँ। और अभी भी मैं देखूं उसको तो 20 टाइम फॉरवर्ड से कम निफ्टी ट्रेड कर रहा है, जो कि अभी भी फेयर वैल्यू रेंज के बीच में है एकदम, 18 से 22 टाइम के जब फॉरवर्ड। तो अगर हमारी अर्निंग्स उस लेवल पे हैं और उससे भी हो सकता है बढ़े, तो निफ्टी अभी भी मुझे कोई एक्सपेंसिव नहीं लगता है हिस्टोरिकल बेसिस पे। और उस हिसाब से मैं देखूं, सर्वेन को नहीं लग रहा महंगा, हाँ, आपको तो बिल्कुल नहीं लगेगा। इस सर्वे तो महंगा सस्ते की बातें नहीं कर रहे हैं, वो तो अपनी ओवरबॉट